नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए अंगला बाल विकास का पेपर लेकर आए हैं। अंगला जो आपका बाल विकास का हम पेपर देखेंगे, ये पेपर आपका है 17 फरवरी का ही पेपर है। हमने कल भी 17 फरवरी का देखा था, लेकिन कल 17 फरवरी को हमने सुबह शिफ्ट का पेपर देखा था और आज हम जो हमारा सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो हुआ था 17 फरवरी को वर्ग 2 का, वह पेपर देखेंगे। यह पेपर आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर है जो 2:30 PM से शुरू हुआ था। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह पेपर है जिसका आज हम एनालिसिस करेंगे। इसके द्वारा हम अपनी तैयारी को जांचेंगे। तो हम देखते हैं कि पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। ये आपका पहला प्रश्न है कि मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं उतने आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने प्रश्न में आपको कोई यदि किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसका हम फिर पूरा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कहीं कोई क्या गलती है या क्या समस्या आ रही है। तो पहला ऑप्शन है इसमें आपका प्रकृतिवादी, दूसरा है आपका स्थानिक, तीसरा है आपका अंतर्वैयक्तिक और फोर्थ है आपका शारीरिक गतिक। तो इसमें देखना है कि मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, यानी मूर्तिकार किस प्रकार के क्या होते हैं, बुद्धिमत्ता से पूर्ण होते हैं। तो प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता से पूर्ण होते हैं या स्थानिक बुद्धिमत्ता से पूर्ण होते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका स्थानिक बुद्धिमत्ता से क्या होते हैं, मूर्तिकार पूर्ण होते हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे कि हमको पहले का आंसर क्या है। तो हमने देखा पहले का आंसर है आपका स्थानिक। देखते हैं हम क्या आंसर है इसमें। तो ये इसका आंसर है स्थानिक। ये आपका पहला प्रश्न था और ये हम 17 फरवरी की पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। जल्दी जल्दी हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद अपनी तैयारी को आप स्वयं से जांच सकते हैं इसके द्वारा कि हमारी तैयारी का लेवल अभी क्या है और हमको क्या क्या अभी इसमें सुधार करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। हम देखते हैं हमारा सेकंड नंबर का प्रश्न है कि एक विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। तो वह कौन सी विधि है, वह विधि कौन है जिसमें व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान, यानी उसकी अपनी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। तो इसका हम आंसर देखेंगे। पहला है आपका इसमें मिश्रित वृद्धि, दूसरा है आपका अनवैध वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है आपका क्रॉस अनुभागी वृद्धि और फोर्थ है आपका विस्तारित वृद्धि। तो वह कौन सी वृद्धि है, वह कौन सी विधि है, विस्तारित विधि। तो वह कौन सी विधि है जिसमें क्या होता है कि वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए हम अध्ययन करते हैं। इसका आंसर होगा आपका अनवैध वृद्धि। अनवैध वृद्धि इसका आंसर होगा। अनवैध वृद्धि मतलब समान व्यक्ति का हम इसमें क्या करते हैं, प्रेक्षण और मापन करते हैं। ये हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न था। अगला प्रश्न हम देखते हैं आपका थर्ड नंबर का प्रश्न है हमारा कि विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें हमको किस बात से हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। इससे बच्चे को किस में मदद मिलती है, अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में मदद मिलती है, या परीक्षा पास करना और या फिर पुरस्कार जीतना, या फिर अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। तो इसका आंसर क्या होगा, आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा आपका अधिगम के संबंध में क्या होता है, अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। तो अधिगम के संबंध में
क्या होता है, बच्चा अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगता है ये विद्यालय के प्रदर्शन के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका है अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 4th नंबर का प्रश्न है कि प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं। क्या होते हैं प्रारंभिक अवस्था में शिशु? आपके बहुमुखी होते हैं, कि निस्वार्थी होते हैं, कि स्व केंद्रित होते हैं, स्वयं पर केंद्रित होते हैं, कि परोपकारी होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि बाहिर्मुखी, अब जब शिशु प्रारंभिक अवस्था में है तो बहुत अधिक उसमें क्या होंगी, बाहरी चीज़ों के प्रति उसका आकर्षण कम होगा, तो बाहिर्मुखी कम होगा। और निस्वार्थ, स्वार्थता तो कोई संबंध ही नहीं है, और परोपकारी का भी कोई संबंध नहीं होता शिशु से। तो प्रारंभिक में शिशु क्या होता है, स्व केंद्रित होता है, मतलब स्वयं पर वह केंद्रित होता है। इसका आंसर होगा आपका 3rd नंबर का स्व केंद्रित। 4th का आंसर आपका है स्व केंद्रित। अगला प्रश्न है आपका कि प्रारंभिक रूप से मत्स्यशालों के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है? मत्स्यशालों के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है, ये हमारा अगला प्रश्न है। इसमें हम देखेंगे क्या आंसर है। 2 प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं, या 5 प्रकार हैं, या 3 प्रकार हैं। तो मत्स्यशालों के संबंध में जो वर्णित आवश्यकताएं हैं उनके कितने प्रकार होते हैं? वे 5 प्रकार के हैं। इसका आंसर होगा आपका 5। इसका आंसर होगा आपका 5। और अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का कि एक बहिमुखी बच्चा कैसा होगा? एक बहिमुखी जो बहिमुखी बच्चा होगा वह कैसा होगा? अपने आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को व्यक्त करे। और दूसरा ऑप्शन आपका बल्कि सिर्फ निरीक्षण करे या केवल निरीक्षण करे। और 3rd है आपका अधिक चिंतन और बातचीत कम करे, यानी चिंतन अधिक करे और बातचीत क्या है, कम करे। और तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे। तो बहिमुखी जो बच्चा होगा वो उसको आंतरिक मस्तिष्क से के चिंतन को प्रवृत्त होगा, ये तो आपका हो नहीं सकता। और इसमें बल्कि सिर्फ निरीक्षण करे, तो इसमें बहिमुखी से संबंधित क्या है आपका वातावरण, तो तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे। इसका आंसर होगा आपका तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे। ये 6वें नंबर का प्रश्न था हमारा। इसका आंसर है आपका 4th कि तीव्र वातावरण में रहना बच्चा पसंद करे। अगला है आपका व्यक्तित्व शब्द से निम्न से लिया गया है। व्यक्तित्व शब्द कहाँ से लिया गया है, किससे लिया गया है? तो पहला आपका है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, और सेकंड है आपका यूनानी, थर्ड है आपका लैटिन, और 4th है आपका जर्मन। तो हमारा जो व्यक्तित्व शब्द है वो कहाँ से लिया गया है ये हमको बताना है। तो यूनानी, लैटिन या जर्मन या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका लैटिन, कि व्यक्तित्व शब्द आपका लैटिन से लिया गया है। ये इसका आंसर है लैटिन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना 8वें नंबर का प्रश्न हमारा कि व्यक्तित्व आधारित अनुगामी परीक्षणों से मूल्यांकन के परिणाम हैं। व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के परिणाम हैं क्या हैं? तो पहला है आपका इसमें सरल हैं, विवादास्पद हैं, व्यर्थ हैं या वास्तुनिष्ठ हैं। 3rd है आपका वास्तुनिष्ठ, और 3rd है आपका व्यर्थ, और 4th है आपका वस्तुनिष्ठ। तो व्यक्तित्व आधारित अनुगामी परीक्षणों में से मूल्यांकन के परिणाम क्या होते हैं? विवादास्पद होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका विवादास्पद। अब हम 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं अपना। बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण क्या है? बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग क्या होता है, प्रतिदिन चिंता होती है। तो इसका मुख्य रूप से क्या कारण होता है? पहला है आपका स्वलीनता, यानी बच्चा स्वयं में लीन रहता है, या ध्यान अभाव एवं अतिसक्रियता विकार, या चिंतन विकार, या अधिगम, या फिर होगा आपका अधिगम अक्षमता। तो इसका आंसर क्या होगा?
चिंता विकार के कारण बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन क्या होती है, चिंता होती है। मतलब ये है चिंता विकार का प्रश्न, तो इसका आंसर होगा आपका चिंता विकार। अगला हम देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि 10वें नंबर का प्रश्न हमको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्व अंतर नहीं है जो स्वभावतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सके, यानी अधिगम को कौन सा व्यक्तित्व का वह लक्षण नहीं है जो प्रभावित कर सके। शरीर का द्रव्यमान या बुद्धिमत्ता, अनुभव, और थर्ड है आपका अनुभव, फोर्थ है आपका अभिप्रेरणा। थर्ड है आपका अनुभव और फोर्थ है आपका अभिप्रेरणा। तो अब बुद्धिमत्ता, अनुभव और अभिप्रेरणा क्या होता है, व्यक्तित्व का हमारा क्या है, गुण है, और व्यक्तिगत हमारा क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और शरीर का द्रव्यमान क्या है, अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा आपका शरीर द्रव्यमान। अब हम देखते हैं हमारा 11वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 11वें नंबर का प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है। कौन सा परीक्षण क्या है, इसमें से आपको बताना है कि कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है। पहला है आपका वाक्य पूर्णता परीक्षण, दूसरा है आपका NEOFFI, और थर्ड है आपका 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, और फोर्थ है आपका नियंत्रण का ठिकाना। तो इसमें कौन सा हमारा कैटल द्वारा तैयार किया गया है वो आपको बताना है। तो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली जो हैं वो कैटल ने उनको क्या किया था, वो हमको उस कैटल द्वारा ये परीक्षण दिया गया था। तो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, इसका आंसर होगा 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स जो थे इसमें, वो हमको कैटल ने दिए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखते हैं हमारा 12वें नंबर का प्रश्न है कि एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का कोई भी अनुमान है। कौन सा अनुमान क्या है, उपलब्धि की संभावना का कौन सा अनुमान है। पहला आपका एक संभावना, और दूसरा आपका एक निश्चितता, तीसरा आपका एक प्रश्न, और फोर्थ आपका एक धारणा। तो कौन सा हमारा क्या है कि परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का अनुमान है। तो संभावना का कोई भी अनुमान है, तो अनुमान है मतलब क्या हो जाएगी, एक हमारी क्या है, संभावना है हमको। तो इसका आंसर होगा आपका एक संभावना। 12वें का आंसर होगा आपका एक संभावना, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा कि एक संभावना। हम देखते हैं हमारा 13वें नंबर का प्रश्न है, उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना है। उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर जब हम बढ़ते हैं तो वह किसका उदाहरण है, सहसंबंध का उदाहरण है, या फिर आगमनात्मक तक का उदाहरण है, आकस्मिक का उदाहरण है, या निगमनात्मक का उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है, यह आगमन विधि है, मतलब यह होगा आगमनात्मक का उदाहरण होगा इसका। यानी 13वें नंबर का जो प्रश्न है आपका, उसका सेकंड आंसर होगा आगमनात्मक। अब हम देखते हैं हमारा 14वें नंबर का प्रश्न है कि बंडूरा पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे, इसका क्या अर्थ है। परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। और सेकंड है आपका किसी का परिवेश किसी के व्यवहार के कारण बनता है। मतलब पहला प्रश्न आपका कहता है कि परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है, और किसी का परिवेश, सेकंड आपका कहता है
कि किसी का परिवेश किसी के व्यवहार के कारण बनता है, और थर्ड है आपका किसी के व्यवहार से किसी का परिवेश अप्रभावित रहता है, और फोर्थ है आपका किसी का व्यवहार किसी के परिवेश से स्वतंत्र है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमारा आंसर होगा फर्स्ट नंबर का कि परिवेश और किसी का व्यवहार ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कारण बनते हैं, यानी परिवेश और व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। तो ये हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा। हम देखते हैं हमारा 15वें नंबर का प्रश्न है कि स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है। स्मृति को किस विधि से मापा जाता है, तो पहला आपका ऑप्शन है पुनरुत्पादन मतलब रिकॉल यानी याद करना, या साक्षात्कार द्वारा, अवलोकन द्वारा, या प्रयोग द्वारा। तो स्मृति को कि हमारी स्मृति में कौन सी बात है या कौन सी चीज़ है, तो किस बात को हम स्मृति में हमारे स्थापित है उसको हम किस तरह जानते हैं, रिकॉल करके मतलब याद करना। तो इसका पहला ऑप्शन आपका होगा कि रिकॉल या याद करके हम स्मृति को मापते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 16वें नंबर का प्रश्न है आपका। 16वें नंबर का प्रश्न है आपका कि नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है। नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए किस पद का या किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आप देखिए कि प्रतिसत्ता, जातिगत भूमिकाएं, लिंग भेद या समाजीकरण। तो नकारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है, जिससे लोग उसके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। तो लिंग के आधार पर कौन सा इसमें दृष्टिकोण हमारा आएगा, तो लिंग भेद आएगा लिंग के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, इसका आंसर होगा कि लिंग भेद। हम देखते हैं हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है कि वह शब्द क्या है। तो वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया जिन्हें कोई देख नहीं सकता। तो वह शब्द क्या है जिसका प्रयोग पियाजे ने किया था, शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया था जिन्हें कोई देख नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन आपका इसका क्या है, अदृश्य नकल, और सेकंड है आपका स्थानिक नकल, थर्ड है आपका दार्शनिक नकल, और फोर्थ है आपका मॉडल नकल। तो हमको क्या बताना है कि उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करना है जिन्हें कोई देख नहीं सकता। तो वो क्या होंगे, अदृश्य होंगे। मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका 7वें नंबर का आंसर होगा आपका अदृश्य नकल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा अदृश्य नकल। हम देखते हैं 18वें नंबर का प्रश्न है हमारा, किसी की आनुवांशिकता के समय पर निर्धारित की जाती है। किसी की आनुवांशिकता के समय पर क्या निर्धारित किया जाता है, परिपक्वता निर्धारित की जाती है। ठीक है, गर्भधारण निर्धारित किया जाता है, या विकास निर्धारित किया जाता है, या जन्म निर्धारित किया जाता है। किसी की आनुवांशिकता गर्भधारण के समय पर निर्धारित की जाती है। किसी की आनुवांशिकता कब निर्धारित की जाती है, जब उसका गर्भधारण किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, गर्भधारण हम कह सकते हैं। इसका आंसर होगा आपका गर्भधारण। 18वें का आंसर होगा आपका गर्भधारण। ठीक है, तो आनुवांशिकता कब निर्धारित की जाती है, तो गर्भधारण के समय आनुवांशिकता निर्धारित की जाती है। हम देखेंगे 4th नंबर का 19वें नंबर का हमारा प्रश्न है कि परामर्श में खाली स्थान शामिल होता है। परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श, यानी परामर्शदाता और जो व्यक्ति है उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, या केवल व्यक्ति को परामर्शदाता से सलाह लेना, या केवल परामर्शदाता के साथ व्यक्ति का समस्या साझा करना, और फोर्थ आपका ज़रूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने वाले विद्यालय। तो इसमें आपको क्या है, परामर्श में शामिल होता है। तो परामर्श में कौन शामिल होगा, परामर्श देने वाला और व्यक्ति भी शामिल होंगे, जिनके बीच क्या हो, उनके बीच क्या होगा, आदान प्रदान और परामर्श होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 1st नंबर का
कि परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श में शामिल होगा। इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 19वें का परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श। अब हम देखते हैं हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है, लोको मोटर व्यक्ति दिव्यांगता वाले व्यक्ति का व्यावसायिक प्रशिक्षण डोमेन से अधिक संबंधित है। तो लोको मोटर दिव्यांगता वाले व्यक्ति का व्यावसायिक प्रशिक्षण किस डोमेन से संबंधित है? तो संज्ञानात्मक, पहला है आपका संज्ञानात्मक, दूसरा है आपका इनमें से कोई नहीं, थर्ड है आपका प्रभावी और फोर्थ है आपका साइकोमोटर। तो कौन सा इसमें लोकोमोटर दिया है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? लोकोमोटर आपका इसमें दिया गया है कि लोकोमोटर दिव्यांगता, तो ये होती है साइकोमोटर डोमेन से संबंधित। तो इसका आंसर आपका होगा साइकोमोटर। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि लोकोमोटर है तो यहाँ हो जाएगा आपका साइकोमोटर। तो 20वें का प्रश्न आपका होगा, 20वें प्रश्न का आंसर होगा आपका साइकोमोटर। अब 21वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो पहला है आपका फ्रायड, दूसरा है आपका बुरा और तीसरा है आपका स्किनर और फोर्थ है आपका पावलोव। तो किसके द्वारा हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? तो सेकंड जो इसका ऑप्शन है वो आंसर होगा आपका दुरा जो है इनके द्वारा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया था। तो इसका आंसर आपका होगा 21वें का सेकंड। अब हम देखते हैं हमारा 22वें नंबर का प्रश्न है। 22वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को खालिस्तान छात्रों के रूप में जाना जाता है। तो जो सामाजिक रूप से क्या होते हैं, परिपक्व कम होते हैं, मतलब समाज से कम जुड़े होते हैं, उन बच्चों को किन के रूप में माना जाता है? निर्भर के रूप में माना जाता है, अलग थलग माना जाता है, आभासी माना जाता है या सामाजिक माना जाता है। तो जो क्या होते हैं समाज से अपरिपक्व रूप छात्रों को हम क्या करेंगे? अलग थलग या आभासी या सामाजिक। तो समाज से यदि वो क्या हैं सामाजिक रूप से जो अपरिपक्व हैं तो उनको हम निर्भर डिपेंड क्या करते हैं? डिपेंड छात्रों के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो 22वें का आपका आंसर होगा फर्स्ट निर्भर। अब हम देखते हैं हमारा 23वें नंबर का प्रश्न है कि अन्य लोगों से खालिस्तान के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है अन्य लोगों से? तो प्रतिक्रिया द्वारा यानी फीडबैक द्वारा, हतोत्साहन द्वारा या प्रोत्साहन द्वारा या तर्क लॉजिक द्वारा। तो हम अन्य लोगों से किसके द्वारा सामाजिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रोत्साहन, तर्क और हतोत्साहन द्वारा नहीं, ये उनकी प्रतिक्रिया या फीडबैक जानकर हम क्या करते हैं? उनसे सामाजिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। 22वें का आपका आंसर होगा प्रतिक्रिया यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। हम देखते हैं 24वें नंबर का हमारा प्रश्न क्या है। 24वें नंबर का प्रश्न है हमारा गार्डनर के अनुसार अत्यधिक बौद्धिकता है तो किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता। ठीक है, और सेकंड आपका जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता। और थर्ड है आपका प्रकृति दुनिया में विभेद करने की क्षमता। और फोर्थ है आपका अपनी स्वयं की शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। तो गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता क्या है? तो इसमें आप देखें कि हमारा पहला है आपका किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता है,
या फिर जीवन के उद्देश्य में के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, प्राकृतिक दुनिया में भेद करने की क्षमता, या अपनी स्वयं की कम शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। इसका आपका आंसर होगा सेकंड, यानी जीवन के उद्देश्यों के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता व आध्यात्मिक बौद्धिकता का सिद्धांत है गार्डनर का। तो इसका आंसर आपका सेकंड नंबर का 24वें का आंसर होगा आपका सेकंड। अब हम देखते हैं अपना 25वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। मतलब रचनात्मक मूल्यांकन है तो पहला आपका ऑप्शन है एक प्रतिक्रिया जिसमें आदर्श धारणा शामिल नहीं है, मतलब जिसमें वैल्यू जजमेंट शामिल नहीं है, या मानदंड के साथ तुलना कर छात्र अधिगम के मूल्यांकन द्वारा क्रियान्वित किया, या थर्ड है आपका उच्च कोटि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, या आपका फोर्थ है आपका शिक्षक के लिए अल्पतर लाभप्रद है क्योंकि शिक्षार्थी के गुण और दोष को जानने में मदद नहीं करता है। तो कौन सा हमारा क्या है रचनात्मक प्रक्रिया है। तो रचनात्मक प्रक्रिया, रचनात्मक मूल्यांकन हमारा आएगा एक वह प्रक्रिया है जिसमें आदर्श धारणा शामिल नहीं होती है। केवल हम उसका रचनात्मक मूल्यांकन तब कर सकते हैं जब एक जिसमें आदर्श धारणा शामिल नहीं है, तो वह होगी रचनात्मक मूल्यांकन। मतलब इसका आंसर होगा पहला, 25वें का पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं 26वां प्रश्न है हमारा कि एक प्रगतिशील शिक्षक में शिक्षक की एक भूमिका है, तो कौन सी भूमिका है। अनुशासक, प्रशिक्षक, या थर्ड आपका मार्गदर्शक, या फोर्थ आपका पाठ योजना। तो कौन सी एक आदर्श एक प्रगतिशील शिक्षक में शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक में सबसे प्रगतिशील शिक्षक में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो होती है मार्गदर्शक के रूप में। तो इसका आंसर होगा आपका मार्गदर्शक। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा 27वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है क्योंकि। शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है, क्यों है मूल्यवान। तो पहला है आपका इसका ऑप्शन कि यह छात्रों के प्रति प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, मतलब छात्रों के प्रति प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, इसलिए यह मूल्यवान है। और सेकंड है आपका छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, छात्र अपनी रैंक जानते हैं, थर्ड है ये हमारा। और फोर्थ है हमारा यह छात्र के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के कार्य बोझ को कम करता है। तो इसमें जो हमारा सबसे सटीक आंसर है वो आपका इसमें आंसर होगा कि छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया क्या करते हैं प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर आपका होगा सेकंड, 27वें का सेकंड आंसर होगा हमारा। ठीक है, 28वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि फैबियानो पेल हम मानोस गैने एट अल 2004 के अनुसार कक्षा में आक्रामकता होती है, आक्रामकता गुणधर्मों का विनाश और गैर अनुपालन सहित विघटनकारी व्यवहार को कम करने का एक प्रभावी साधन निम्न में से कौन सा है। तो सबसे पहला है आपका सकारात्मक दृष्टिकोण सुदृष्टिकरण से टाइम आउट यानी टीओ और सेकंड आपका कक्षा में टाइम आउट टीओ, या थर्ड है आपका शारीरिक दंड, और फोर्थ है आपका निरोध। तो कौन सा हमारा इसमें आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा आपका सकारात्मक सुदृष्टिकरण से टाइम आउट टीओ, इसका 2004 के अनुसार एक प्रभावी साधन निर्धारित किया गया था।
तो इसका आंसर आपका होगा 28 में का फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। हम देखते हैं हमारा 29वें नंबर का प्रश्न है कि कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा खालिस्तान किसके कारण होता है। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, तो यह किसके कारण होता है। तो पहला है इसमें आपका कि पृथक्करण के कारण, सेकंड है आपका विविधता के कारण, थर्ड है आपका प्रभुत्व के कारण, या फोर्थ हमारा है कि प्रतीप गमन के कारण। तो कभी कभी बच्चे क्या होते हैं माता पिता से अलग होते हैं, मतलब माता पिता से उनके अलग गुण होते हैं, तो यह होता है विविधता के कारण। तो इसका आंसर आपका होगा विविधता। ये हमारा 29वें नंबर का प्रश्न था जिसका आंसर है हमारा विविधता। तो हमारा 30वें नंबर का प्रश्न है कि स्टेनबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है। तो स्टेनबर्ग ने जो बुद्धिमत्ता के सिद्धांत दिया था उसमें किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। पहला इसका ऑप्शन है हमारा कि अनुप्रयोग, दूसरा है आपका प्रतिचित्रण, तीसरा है आपका संकेतन और फोर्थ है आपका प्रतिक्रिया। तो स्टेनबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के अनुसार समस्या का समाधान कब होता है, जब प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स होता है। तो इसका आंसर आपका होगा फोर्थ, मतलब रिस्पॉन्स। तो इसका आंसर हमारा होगा रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। ये हमारे 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपको अगली जो आपकी परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षा होने वाली उसमें आपको कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेंगे। तो ये हमारी आज 30 और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पूरे हो गए जिसमें हमने जो हमारा सेकेंड पे शिफ्ट का पेपर था 17 फरवरी का उसका एनालिसिस किया और इसके 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने आज उनको एनालिसिस किया। तो इसके द्वारा हमने 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे साथ और जुड़ गए। इन सभी प्रश्नों का आप एक बार और एनालिसिस करके इनको अच्छी तरह से समझ लें। और जब तक हम अगले कुछ और प्रश्नों के साथ आपसे मिलते हैं तो आप सभी का धन्यवाद। और हमारे चैनल में अधिक से अधिक जुड़ें और इस सभी को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। तो जय हिंद।